हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मिति के ऊपर में बात करी थी। किस प्रकार से आप लोग किसी दी गई केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को लिख सकते हो और कैसे उसका यूज करके एक रिएक्टेंट की बेस पे या एक प्रोडक्ट की बेस पे जो दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी जो रेट है फॉर्मेशन की कंजप्शन की उस रेट को आप लोग पता कर सकते हो। आज की इस क्लास में भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है, जो रिएक्शन की रेट है, उनको कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक अफेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। बट आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सोल्व कराया था और एक न्यूमेरिकल आप लोगों को लिए दिया था। इस न्यूमेरिकल को आप लोग खुद से सोल्व करोगे। पहले उस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद में आज की इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या न्यूमेरिकल दिया था और क्या उसका सॉल्यूशन होगा। न्यूमेरिकल ये था, आप लोगों को एक रिएक्शन दी गई थी N2O5 गिव अस 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों को O2 के फॉर्मेशन की जो रेट है, O2 एक प्रोडक्ट है तो O2 के बनने की जो रेट है वो रेट आप लोगों को दी थी 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और इससे अगर आपको O2 के फॉर्मेशन की रेट दे दी तो NO2 के बनने की रेट, फॉर्मेशन की रेट और N2O5 के कंजप्शन की रेट पता करनी थी। तो N2O5 और NO2 की रेट आपको पता करनी हो तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, विदाउट फॉर्मूला आप लोग पहले अपने माइंड में ये पता लगाओ कि स्टोइकियोमेट्री या केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज है, या इस केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है। इस केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि जितनी देर में N2O5 का 1 मोल खर्च हो जाएगा, जितनी देर में N2O5 का 1 मोल खर्च हो जाएगा उतनी देर में O2 का केवल आधा मोल ही खर्च हो पाएगा, बन पाएगा। ठीक है, ये बात, जितनी देर में N2O5 का 1 मोल खर्च हो जाएगा उतनी देर में O2 का आधा मोल ही बन पाएगा, यानी कि जो O2 की रेट है वो N2O5 की रेट से आधी है। इस बात को समझ रहे हो आप लोग, जितनी देर में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है उतनी देर में इसका आधा ही मोल बन रहा है, यानी कि N2O5 की रेट से O2 की रेट आधी है। और मैं ये बोल सकता हूं कि O2 की रेट से N2O5 की रेट डबल है। बोलो, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो O2 की रेट है कितनी? O2 की रेट है 3 × 10⁻³ जो आधी है N2O5 की रेट से, यानी कि N2O5 की रेट कितनी आएगी? 6 × 10⁻³ हमने पहले पता लगा लिया ये चीज कि इसकी रेट इतनी आएगी। और जितनी देर में N2O5 का 1 मोल खर्च हो रहा है उतनी देर में NO2 के 2 मोल बन रहे हैं। जितनी देर में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है उतनी देर में NO2 के 2 मोल बन रहे हैं, यानी कि NO2 का जो रेट है वो इसके रेट से भी डबल है। समझ में आ रही है बात? NO2 का जो रेट है वो N2O5 के रेट से भी डबल है। अगर इसका रेट 6 × 10⁻³ है तो इसका रेट 12 × 10⁻³ आगे जो भी यूनिट है वो लगा देंगे। अब हम लोगों को जो आंसर निकालना है वो तो हमारे पास आ गया, वो आंसर तो हमारे पास पहले से ही आ गया। इसका आंसर इतना आएगा, इसका आंसर इतना आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं।
तो O2 के फॉर्मेशन की जो रेट दी गई है उसके बेस पर आप लोगों को N2O5 के कंजप्शन की रेट विघटन की दर ज्ञात करनी है। तो इसकी और इसकी स्टोइकियोमेट्री लगा दो आप लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, R N2O5 इज इक्वल्स टू 1/2 है तो 2R O2। बोलो ये बात क्लियर है आपको अच्छे से? अभी आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, ये है N2O5 की रेट, ये है O2 की रेट, आप लोगों को निकालनी है N2O5 की रेट। तो N2O5 की रेट डायरेक्टली निकाल लो आप लोग, 2 इंटू O2 की रेट, O2 की रेट आपको दी पड़ी है 3 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो N2O5 की जो रेट आएगी वो आएगी 6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये लीजिए, और हम लोगों ने पहले से कितना निकाल करके रखा था, 6 इंटू 10 की पावर -3। बोलो क्लियर है ये बात? निकाल लोगे आप लोग? अभी आप लोगों के पास दो रेट आ गई, O2 की रेट आ गई, N2O5 की रेट आ गई, आपको NO2 की रेट निकालनी है। तो R NO2 by 2, क्योंकि आगे कोएफिशिएंट 2 है, इसको निकालनी है। तो इसको आप इसकी टर्म में भी निकाल सकते हो, इसकी टर्म में भी निकाल सकते हो। पहले इससे अपन निकाल ले, इज इक्वल्स टू R N2O5, आपको निकालनी है R NO2। तो R NO2 इज इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू R N2O5, और R N2O5 कितना निकाला है, 6 इंटू 10 की पावर -3, तो 6 इंटू 10 की पावर -3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया। पहले से कितना निकाल करके रखा था, 12, अभी आंसर आ भी कितना गया, 12। अब कई स्टूडेंट ये बोलते हैं इस NO2 की रेट को O2 की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। कोई बात नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, R NO2/2 अगर O2 की रेस्पेक्ट में करनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस 2 को डिवाइड में करा तो इस 2 डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में, तो 2 R O2। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस R NO2 को निकालना है। तो ये 2 डिवाइड में जाके इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 यहां पहले से है, 2 और आ गया, 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू R O2। अभी आप लोग क्या कर दोगे, देखो 4 इंटू R O2 कितनी दी गई है, 3 इंटू 10 की पावर -3, ये लीजिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो किसी भी एक रिएक्टेंट की टर्म्स में प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की टर्म्स में रिएक्टेंट की रेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपकी प्रीवियस क्लास का न्यूमेरिकल था, जो इसका सॉल्यूशन आपके सामने किया पड़ा है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अभी हम लोग अपनी आज के क्लास का जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे, इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी फाइनली हम लोग हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया के वेग को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग 4 चीजों के इफेक्ट के बारे में आज बात करेंगे। पहला जो इफेक्ट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता, ये अफेक्ट कर सकती है। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में, ठीक है। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे प्रेशर के इफेक्ट की, दाब का इफेक्ट, ठीक है। और नंबर 4 हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। तो ये 4 चीजें जनरली किसी भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता, टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दाब, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है। हम लोग इन सब का इफेक्ट पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से अफेक्ट करता है। लेकिन इन सब से पहले हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। किसी भी रिएक्शन के रेट को समझने से पहले ये थ्योरी आना हम लोगों को बहुत जरूरी है। कोलिजन थ्योरी, देखो कोलिजन मतलब क्या होता है? टक्कर, टक्कर यानी कि संघट। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संघट सिद्धांत, संघट सिद्धांत या फिर कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी हमसे क्या कहती है? एक रिएक्शन ले रहा हूं आप लोगों के सामने, A प्लस B गिव्स अस AB। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है 2 A और B और प्रोडक्ट है 1 AB। किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, 2 रिएक्टेंट भी हो सकता है और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात जरूरी ये है कि हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी अभिकारक है, उन सबको एक ही कंटेनर में डाला जाए, एक ही पदार्थ में डाला जाए, ठीक है। ये बात जैसे सपोज अगर मैं आपको अपनी डेली लाइफ का एक एग्जांपल दूं, जब चाय बनती है हमारे घरों में चाय, तो चाय बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे? एक कंटेनर के अंदर पानी लिया, उसमें दूध डाला, चाय पत्ती, चीनी, सब कुछ मटेरियल डाल करके जब उसको हीट देते हैं, जब टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने से वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है चाय। अब उस चाय के अंदर से चीनी, दूध, पानी ये सब अलग करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो एक केमिकल चेंज हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो जब हम लोग चाय बनाते हैं, हमने एक चाय का बर्तन लिया जिसके अंदर हम लोगों को चाय बनानी है, उसके अंदर मैंने क्या करा? दूध डाल दिया। अभी एक दूसरा बर्तन लिया जिसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी, दूसरे वाले में चाय पत्ती डाल दी, दोनों अलग अलग हीट मिल रही है दोनों को, क्या चाय बन जाएगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ये नेसेसरी है, ये कंपलसरी है कि जितने भी रिएक्टेंट है सबको एक साथ एक कंटेनर में डाल करके जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब उसको दिया जाए। तो इसी से रिलेटेड है हमारी कोलिजन थ्योरी। देखो जब हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं A प्लस B गिव्स अस AB, इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं? 2। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों रिएक्टेंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक साथ एक कंटेनर में डालना पड़ेगा। ये बात क्लियर? तो मान लो इस कंटेनर के अंदर मैंने अपने दोनों रिएक्टेंट्स डाल दिए, A भी डाल दिया और B भी डाल दिया। A का 1 मोल है, B का 1 मोल है।
एक मोल के अंदर भी कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है बताओ? ए, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये लो, ये मैंने बहुत सारे ए के कंटेनर, ए के पार्टिकल्स डाल दिए। और मैंने क्या डाल दिया? बहुत सारे बी के पार्टिकल्स भी डाल दिए। ये लीजिए, ये मैंने बी के भी पार्टिकल्स डाल दिए। अभी इस कंटेनर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए बी ए बी ए बी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब रिएक्शन कब होती है, प्रोडक्ट कब बनते हैं? मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट बनता जाता है। तो कैसे रिएक्टेंट खत्म होगा और कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ये बात? तो आप लोग देखिए, ये जो पार्टिकल्स है ये मूवमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जब ये मूवमेंट करेंगे तो मान लो इस ए ने इधर से गति करना स्टार्ट करा, बी ने इधर से गति करना स्टार्ट करा। इस जगह पे आकर के ए और बी दोनों के बीच में क्या होगी? एक कोलिजन होगी, एक टक्कर होगी। और जैसी टक्कर होगी तो ये ए और बी दोनों क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे और यहां पर ए बी बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कोलिजन थ्योरी क्या चीज है? संघट्ट सिद्धांत क्या चीज है? जब दो अभिकारकों के बीच में, जब दो रिएक्टेंट्स के बीच में एक कोलिजन होती है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन क्या हर बार ए और बी के भिड़ने पर, हर बार ए और बी के भिड़ने पर प्रोडक्ट बनेगा? ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ए और बी के भिड़ने से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो जो कोलिजन है, वो जो टक्कर है, वो कैसी होनी चाहिए? वो प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर का मतलब फ्रूटफुल कोलिजन। जो कोलिजन हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? वो फ्रूटफुल होनी चाहिए, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। प्रभावी टक्कर कब होगी? जब दोनों पार्टिकल्स सेम एनर्जी से और सेम डायरेक्शन में, सेम ओरिएंटेशन में टक्कर करे तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रूटफुल कोलिजन या प्रभावी टक्कर। जैसे मान लो इधर ए है, इधर बी है, ये बी जा रहा है इधर और ये ए आ रहा है इधर, सेम एनर्जी से, तब यहां पे जो टक्कर होगी उससे ए बी बनेगा। अब ये ए जो है ये इधर जा रहा था कम एनर्जी से, यानी कि धीरे धीरे, और बी इधर से आया फास्ट एनर्जी से, और ये ए जा रहा था, बी आया आकर इसको पीछे से टक्कर मार दी। कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये कोलिजन फ्रूटफुल नहीं है, ये प्रभावी टक्कर नहीं है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है आप लोगों को? तो कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में फ्रूटफुल कोलिजन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बात? और जितना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, कोई रिएक्टेंट जितना जल्दी खत्म होके जितना जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो समझिए अभी आप लोग, इस ए बी को भी मैं ए और बी के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। किस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन पूरी होगी, संपन्न होगी, इसका पता चल गया आप लोगों को। अभी हम लोग बात करते हैं कि किस टाइप से ये चारों फैक्टर केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हो। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितने जल्दी रिएक्टेंट आपस में टक्कर करके प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी जल्दी रिएक्शन पूरी हो जाएगी, और जितनी जल्दी रिएक्शन पूरी हो जाएगी रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ये? तो आप लोग देखिए, पहला मैं ले रहा हूं फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता। अब क्या होगा अगर मैं अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दूं, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो देखो मैंने ए बी ए बी ए
बी, ए बी, ठीक है। मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब आप खुद देख सकते हो कि पहले जब कंसंट्रेशन कम थी तब टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, या अभी जब मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तब कंसंट्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? बताओ। ऑब्वियसली जब मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तब कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर ज्यादा पार्टिकल्स आपस में भिड़ेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बोलो, ये समझ में आ रही है बात? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिकारक की सांद्रता जो है वो समानुपाती होती है अभिक्रिया की वेग के। ये बात समझ में आ गई? अभी ये देखिए आप लोग कि ये पार्टिकल्स इस कंटेनर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर रहे हैं। इनको दिख रहा है नहीं? क्या इनकी आंखें हैं जो इनको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। जब ये ए आया, इसको बी दिखा, तो ये थोड़ा सा इधर से चला गया। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। तो आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लो ये कोई रूम है, इस रूम के अंदर 50 आदमियों को छोड़ दिया जाए आंखों के पट्टी बांध करके, और उनको ये बोला जाए कि आप लोगों को चलना जरूरी है। जब वो चलेंगे, अगर उनकी आंखों की पट्टी बंधी हुई है तो आपस में वो एक दूसरे की भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे? भिड़ेंगे, कंपल्सरी है ये चीज। अभी हम लोगों ने क्या किया, उन 50 की जगह पे 50 लोग और डाल दिए और उनकी आंखों में पट्टी बांधी। पहले इतने से रूम में ओनली 50 लोग चल रहे थे, अभी 100 लोग चल रहे हैं। बताओ, भिड़ने की संभावना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। तो जब भिड़ने की संभावना बढ़ गई तो प्रोडक्ट बनने की संभावना भी बढ़ गई और रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो पहला जो फैक्टर होता है ये वाला, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये अभिक्रिया की जो रेट है, जो रिएक्शन का रेट है उसको बढ़ा देगा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे दूसरे फैक्टर की। उस दूसरे फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए, मैंने इसके अंदर ए बी ए बी बी ए, ये ए बी बहुत सारे ए और बी के पार्टिकल्स लिए हुए हैं। जो फैक्टर नंबर 1 था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको आप लोग भूल जाइए एक बार के लिए, उसको ध्यान में ना रखिए। अभी फैक्टर नंबर 2 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल जितने थे उतने के उतने ही पड़े हैं। मैंने क्या कहा कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में फ्रूटफुल टक्कर होनी जरूरी है, फ्रूटफुल कोलिजन होनी जरूरी है, यानी कि दोनों पार्टिकल का एक दूसरे के सामने से आकर के भिड़ना जरूरी है। अब कई पार्टिकल ऐसे हैं जो अपनी जगह से मूवमेंट कर ही नहीं रहे, वो बिल्कुल भी चल ही नहीं रहे। तो मान लो मैं ये बोल दूं कि ये बी, ये ए और ये बी, ये 4 पार्टिकल अपनी जगह से नहीं चल रहे। अगर चल ही नहीं रहे तो क्या इन चारों के बीच में कभी कोलिजन होना पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला ए आकर के इसको टक्कर मार दे तो ये फ्रूटफुल टक्कर नहीं मानी जाएगी, ये प्रभावी टक्कर नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है बात? तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे तो इनका क्या ऑप्शन है? इनका ऑप्शन ये है कि इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दो। क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ये होगा कि जो पार्टिकल अपनी जगह से नहीं चल रहे थे वो पार्टिकल भी अब अपनी जगह से चलने लग जाएंगे, और जब चलने लग जाएंगे तो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट के बनने की भी रेट बढ़ जाएगी, और अगर प्रोडक्ट के बनने की रेट बढ़ जाएगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो जो टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन की। ये बात समझ में आई? अभी हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में एग्जांपल समझा था, उसी एग्जांपल से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस रूम के अंदर मैंने 50 लोगों को छोड़ दिया आंखों के पट्टी बांध करके कि आप लोगों को चलना जरूरी है, चलना जरूरी है। पैरों में कुछ चप्पल वप्पल नहीं है उनके, जस्ट आपको एक एग्जांपल समझ के चलना है। ओनली नंगे पांव है वो इस रूम के अंदर और उनको चलना है, ठीक है। उनमें से 20 लोग बड़े ढीठ है,
जो ये बोल रहे कि हम तो नहीं चलेंगे, हम तो खड़े हुए हैं आपस में, अभी आप क्या करो, ये जो फर्श है नीचे, इस फर्श को गर्म कर दो। जैसे ये फर्श गर्म होगा, उनके पैरों को क्या होगा, गर्म लगेगा, और जब पैरों को गर्म लगेगा उनको चलना जरूरी होगा, और जब वो चलेंगे तो किसी ना किसी से भिड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अंधे हैं। वही केस यहाँ पे है, जो पार्टिकल्स नहीं चल रहे हैं उनको चलाना है। क्यों? क्योंकि उनको भिड़ाना है, और चलाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जो पार्टिकल नहीं चल रहे थे वो भी अब क्या करने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। चलने लग जाएंगे तो दूसरे पार्टिकल से भिड़ने लग जाएंगे, भिड़ेंगे, कोलिजन होगी, कोलिजन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? तो टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो ये बात समझ में आ गई? अभी हम लोग बात करते हैं फैक्टर नंबर 3, दैट इज प्रेशर, दाब। दाब क्या इफेक्ट करता है? तो देखिए, टेम्परेचर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप लोग, ठीक है? ये पार्टिकल्स है ए और बी के, हमको कंसंट्रेशन नहीं बढ़ानी। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ना हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी, ना हमें टेम्परेचर बढ़ाना, हमें प्रेशर लगाना है। अब प्रेशर लगाने से क्या होगा, देखिए आप लोग, इस कंटेनर के अंदर ये ए और बी के पार्टिकल्स आराम से घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ टक्कर भी कर रहे हैं, कुछ टक्कर नहीं भी कर रहे। अभी मैं क्या करूं, इस कंटेनर के ऊपर यहां पर एक पिस्टन लगा दूं, और पिस्टन से मैं लगा दूं प्रेशर। तो जब प्रेशर लगाऊंगा, और प्रेशर लगा करके मैंने इस कंटेनर को यहां तक प्रेशर लगा दिया, तो क्या होगा कि ये ऊपर वाले जो पार्टिकल्स थे वो भी इतनी दूर के अंदर अंदर ही रह जाएंगे। अब उनको रहना ही पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि जब वॉल्यूम कम हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था, इतनी दूर के अंदर पार्टिकल चल फिर रहे थे, जब प्रेशर लगा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो पार्टिकल के आपस में कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो भिड़ने की संभावना थी, वो बढ़ गई। और अगर भिड़ने की संभावना बढ़ गई तो प्रोडक्ट के बनने की भी रेट बढ़ गई। प्रोडक्ट के बनने की रेट बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। यानी कि इस प्रेशर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। समझ में आ गई ये बात? अभी हम लोगों ने जो कमरे वाला एग्जांपल लिया हुआ था, इसी के बारे में बात करते हैं कि एक 10 बाई 10 का रूम है। 10 बाई 10 के रूम का मतलब कि 10 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा रूम है, जिसके अंदर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं इस टाइप से, ठीक है? और वो आपस में चल फिर रहे हैं, आपस में टक्कर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर रूम बड़ा है तो वो आपस में साइड से निकल सकते हैं, ठीक है बात? अभी इस रूम को छोटा कर दो, इसको 8 बाई 8 का रूम कर दो। अगर 8 बाई 8 का रूम कर दिया तो क्या होएगा, जब स्पेस कम हो जाएगा उतने स्पेस में उन आदमियों को चलना पड़ेगा, और उतने के अंदर जब चलेंगे तो भिड़ेंगे भी, और भिड़ेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा भी। ये बात क्लियर है? और जब इस रूम को बड़ा कर देते हम, 10 बाई 10 की जगह 20 बाई 20 का कर देते, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो भिड़ने की संभावना और कम हो गई। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो अभी हम लोगों ने जो 4 चीजों के इफेक्ट थे, उनमें से 3 चीजों के इफेक्ट देख लिए। जब हम लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, जब प्रेशर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। और इन तीनों ही चीजों के इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं केवल एक थ्योरी से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत। अब हम चौथी चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जब हम किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे, उत्प्रेरक डाल देंगे, तो रिएक्शन का रेट किस टाइप से अफेक्ट होगा, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो पहले आप इन तीनों को रफली एक बार आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि ये तीनों ही चीजें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, जिसके इफेक्ट को हम लोग कोलिजन थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए आप लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ
कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो जब हम लोग उत्प्रेरक डालते हैं किसी रिएक्शन में, कैटालिस्ट डालते हैं किसी रिएक्शन में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की उपस्थिति भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन इसके इफेक्ट को हम लोग कोलिजन थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं आप लोगों को, एक ग्राफ की मदद से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो देखो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ये एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर यहां पर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसको क्या चाहिएगी, एनर्जी। इधर मैंने ले लिया एनर्जी, इधर मैंने ले लिया टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चलता जाएगा और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो देखो ये रिएक्टेंट इस टाइप से मैं बोल दूं कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो कि जब टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इस एनर्जी को, ये जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। इस टाइप से लिखाएंगे अपन, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा। अभी आप लोग देख सकते हो कि अगर किसी रिएक्टेंट के पास इस एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी एनर्जी अगर नहीं होगी तो वो रिएक्टेंट कभी भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। और अगर कोई रिएक्टेंट यहां तक नहीं पहुंच सकता तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की सोच भी नहीं सकता, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है बात। क्या सारे के सारे रिएक्टेंट के पास में जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है, मान लो यहां पे 20, 40, 60, 80, 100 यूनिट मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जिन रिएक्टेंट के पास में मिनिमम 100 यूनिट एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या करेंगे, इस पॉइंट तक आ जाएंगे और इस पॉइंट से आने के बाद वो नीचे चले जाएंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। आप इसे समझिए कि यहां पर एक गांव है, यहां पर एक दूसरा गांव है और इन दोनों गांवों के बीच में एक पहाड़ है, ठीक है, जिसका कोई शॉर्टकट है नहीं। तो इस गांव के लोग इस गांव में और इस गांव के लोग यदि इस गांव में आना जाना चाहते हैं तो उनको इस पहाड़ के ऊपर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को और एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने बचपन में या अभी थोड़े दिनों पहले मान लो कभी भी ये एक गेम जो होता है हिल क्लाइंब रेसिंग, जो एक कार का गेम है हिल क्लाइंब रेसिंग, खेला होगा, जिसके अंदर ये कार यहां से यहां तक अपन भयंकर रेस देके रखते हैं। वो कार यहां से यहां तक अगर पहुंच गई तो वो नीचे आराम से चली जाएगी, लेकिन अगर यहां तक पहुंचते पहुंचते उसको फ्यूल नहीं मिला, यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर फ्यूल नहीं मिला तो वो वापस से क्या होगी, नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी तो वो यहां पे कभी पहुंच नहीं सकती। तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, मान लो 100% रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, उसमें से 80% के पास तो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि वो तो यहां तक चले जाएंगे और यहां तक चले जाएंगे तो प्रोडक्ट भी बना लेंगे। लेकिन बाकी बचे 20%, अगर वो 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मेरे को क्या करना है, रिएक्शन का रेट बढ़ा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट डाल देंगे। ये जो संक्रियण ऊर्जा है इसको मैं बोल रहा हूं, इसको हम लोग बोल रहे हैं E फर्स्ट, और ये है इन अब्सेंस
ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि जब हम लोगों ने कैटालिस्ट नहीं डाला तब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है। अगर मैं मान लो इसके अंदर कैटालिस्ट डाल दूं तो कैटालिस्ट क्या काम करेगा, ये लो, कैटालिस्ट ने उसी रास्ते को, जो ये रास्ता था, उस रास्ते को छोटा कर दिया। अभी आप लोग देखिए कि पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कितनी मानी थी मैंने, 100, इस वाले पॉइंट पे 20, इस वाले पॉइंट पे 40, इस वाले पॉइंट पे 60। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ रहा है लगभग कहां पे, यहां पे, और ये वाला पॉइंट भी आ रहा है यहां पे। मतलब यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है, 50। तो पहले इस रिएक्टेंट को यहां तक जाना पड़ रहा था, मतलब उसको 100 यूनिट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। अभी वही एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 50 यहां पर चाहिए, 50 यहां पर चाहिए। तो क्या वो रिएक्टेंट जिनके पास में 100 यूनिट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी वो 50-50 के दो स्टेप में आ करके यहां तक पहुंच जाएगा? तो मेरा आंसर है ऑफ कोर्स पहुंच जाएगा। और आप लोग भी ये दिमाग आराम से लगा सकते हो कि पहले वो रिएक्टेंट यहां तक आएगा, फिर यहां पे आराम से वो ढल जाएगा नीचे, फिर यहां से वापस एनर्जी ले करके यहां पहुंचेगा और यहां से यहां आ जाएगा। तो जिन रिएक्टेंट्स के पास में इतनी एनर्जी नहीं थी, जब हम लोग कैटालिस्ट डाल देंगे तो वो आराम से यहां तक पहुंच जाएंगे। और जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस चीज को भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। आप लोगों ने अपने बचपन में जो सुपर मारियो का गेम आता है वो गेम खेला होगा। उसके अंदर क्या है कि यहां पर वो मारियो रहता है, इस जगह पे वो मारियो रहता है, और इस जगह में मान लो उसको पहुंचना है तो उस मारियो को यहां से लेकर के यहां तक की एक लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। और कई बार जब छलांग सही नहीं लगती तो वो मारियो भाई साहब क्या होते हैं, बीच के अंदर यहीं पर कहीं गिर जाएंगे और नीचे गिर करके मर जाएंगे। तो वो क्या करता है, ये प्लेट्स आपस में ऊपर नीचे होती रहती है, बीच में भी यहां पर बहुत सारी ऐसे प्लेट्स रहती है। तो जब यहां से कोई प्लेट ऊपर की तरफ आएगी यहां, तो तुरंत में हम लोग यहां से इसको यहां जंप लगा देंगे और यहां से यहां जंप लगा देंगे। तो जो एक साथ इतनी बड़ी जंपिंग लगानी पड़ रही थी अभी वो दो स्टेप में हो रही है, तो आराम से ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। वो ही कुछ सिस्टम यहां पर है कि जो रिएक्टेंट्स यहां से डायरेक्ट इसको क्रॉस करके यहां नहीं पहुंच रहे थे, जो एक बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी को पार नहीं कर रहे थे, वो अभी दो छोटी छोटी एक्टिवेशन एनर्जी को आराम से पार करके और इस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम लोगों ने क्या किया, डाला कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या करता है, तो कैटालिस्ट प्रोवाइड्स ए न्यू पाथ, यानी कि जो कैटालिस्ट है वो उन रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स को एक न्यू पाथ यानी कि एक नया रास्ता प्रोवाइड करवा देता है। इस रास्ते से ना जाने की बजाय आप लोग इस रास्ते से चले जाओ, आप आराम से प्रोडक्ट बना लोगे। और जब सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जिन चार फैक्टर्स की हम लोगों ने बात करी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट, ये चारों के चारों फैक्टर ही किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जिनमें से तीन का इफेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, इन तीनों का इफेक्ट तो हम लोग पढ़ सकते हैं कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, संघट्ट सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और जो चौथा चीज है अपनी इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इसको हम लोग कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाने से जो रिएक्टेंट बड़ी वाली एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे, वो अभी दो छोटी छोटी एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके आराम से प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ओवरऑल आज की क्लास का कंक्लूजन, मेन निष्कर्ष यही है कि जो चार फैक्टर है, अभिकारक की सांद्रता, तापमान, दाब और उत्प्रेरक, आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट, ये चारों ही किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज
कर देते हैं, यानी कि ये चारों के चारों ही रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग लेके आएंगे एक नया और फ्रेश टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का। आज की इस क्लास में इतना ही। इतनी क्लास के अंदर अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर अपना डाउट डालिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर कोई डाउट नहीं है कि टॉपिक पूरा आप लोगों को समझ में आ गया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। स्टॉप करते हैं आज की क्लास को, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।